हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इसमें बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा की। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा क्या थी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा को हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल जो थे वो एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। इसके बाद ये था क्या, एनसीएफ क्या है, हमें ये बताना है। तो एनसीएफ जो है वो शिक्षा के अध्यक्ष में या शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज है। क्या है ये? शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है ये। और इसको लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, अब हम ये बताएंगे। इसमें शिक्षा बिना बोझ के, इसका क्या उद्देश्य था? शिक्षा बिना बोझ के, स्टडी विदाउट बर्डन, इसका मुख्य उद्देश्य था ये कि शिक्षा जो है वो बिना बोझ के की जाएगी। इसके बाद हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि भारत में अब तक कितने दस्तावेज आ चुके हैं। ठीक है, भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा दस्तावेज आ चुके हैं या बन चुके हैं। पहला हमारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा जो कि 1975 में आया था, उसके बाद दूसरा आया था 1988 में, और तीसरा आया था आपका 2000 में। और अब जो है ये हमारा लास्ट है 2005, जो कि अभी तक यही चल रहा है, 2005 ही। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। देखिए, 2005 के एनसीएफ का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया था। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। इस समिति के गठन के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। इसके कुछ उद्देश्य भी हैं, जिसमें पहला है बच्चों का विकास करना और उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। उन्हें स्कूली शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना, बल्कि जो बाहर जो हमारा इन्वायरमेंट है उनसे भी उनको कनेक्ट करना था। उसके बाद हमारा दूसरा था कि बालकों में नई नई सोच का विकसित होना, वो चिंतन कर सके, उनमें तर्क क्षमता हो, नई नई सोच डेवलप हो, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनसीएफ के 5 सिद्धांत। एनसीएफ के 5 सिद्धांत कौन कौन से थे? पहले तो यही था कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, रखने की प्रणाली खत्म हो। ठीक है, किसी भी कार्य को ये नहीं कि रख लिया, या होता है ना रटने वाला, एक्चुअली रटने की प्रणाली था, यहाँ पे गलत लिखा है, रटने की प्रणाली जो है वो ख़त्म हो। बस ये नहीं कि बच्चों ने एग्ज़ाम्स टाइम में पढ़ लिया, वो हो गया कंप्लीट, ऐसा नहीं था। इसमें रटने की प्रणाली को ख़त्म करने के लिए कहा गया था कि बच्चों को हर एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा। सेम वही बात कि बुक्स तक ही नॉलेज नहीं होनी चाहिए, हमें बस पुस्तक तक ही केंद्रित नहीं होना है, हमें सारी नॉलेज देनी है स्टूडेंट्स को। कक्ष में गतिविधियों से जोड़ा जाए, जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे भी स्टूडेंट्स को जोड़ा जाए। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, और इसमें यह भी कहा गया था कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें राष्ट्रीयता का महत्व बताया जाए। ठीक है, ये भी चीज़ें इसमें शामिल की गई थी। इसके बाद आपका ये मेन टॉपिक है, मतलब मेन पॉइंट है, इसमें है कि एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति थी वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता एवं प्रगति से हुआ था। ठीक है, जो एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति थी वो किससे हुई थी? रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता व प्रगति। सभ्यता व प्रगति जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, उसी को देखकर 2005 में एनसीएफ की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद हमें एनसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इसमें एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। पहला तो यही कि विद्यार्थी को रटने से मुक्त कराया जाए, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। शिक्षा बाल केंद्रित हो। भारत सरकार MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की पहल पर
प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, मे बी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, तो आप इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो व्यवहारिक होना चाहिए। एक दूसरे से ना उसका एक कनेक्शन होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 NCERT पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम था। ठीक है, ये जो कदम लाया गया था, NCF जो लाया गया था, ये किस लिए लाया गया था? NCERT जो है उसमें कुछ सुधार किए जाएं, उसके लिए इसको लाया गया था। NCF 2005 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। ये किसका परिणाम है? 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है ये। बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, सेम 2005 का निर्माण NCERT ने किया था। NCF 2005 का निर्माण किसने किया था? 1 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। NCERT ने किया था। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी। बच्चा जिस भी भाषा में पढ़ रहा है वो उसकी क्या होगी? मातृभाषा होगी। चाहे वो अगर देखिए, हमारी मातृभाषा नॉर्मली हम लोगों की इंडियंस की हिंदी होती है, ये जो हम अपने परिवार से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वो हमारी मातृभाषा होती है। तो बच्चों को क्या है, उसकी मातृभाषा द्वारा एक्सेप्ट किया जाए, जो भी वो बोल रहा है उसकी मातृभाषा को एक्सेप्ट किया जाए। NCF 2005 के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि उसके NCF 2005 के निदेशक कौन थे, तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात एवं मूत्र और अमूत्र की ओर होगा। इसमें क्या बताया गया है कि शिक्षा जो है, अगर हमें कोई चीज़ पता है तो जो बच्चे को नहीं पता है ना, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण हो। कोई भी पढ़ाई अगर हम बर्डन के साथ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो हो ही नहीं सकती हम लोगों से। तो पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? एकदम खुले वातावरण में होनी चाहिए। कोई भी बर्डन नहीं होना चाहिए, यार अभी तो इतना सारा पढ़ना है हम लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभिभावक को ये संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है। ऑब्वियस सी बात है, हम 5 साल के हो जाते हैं या 10 साल के होते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तो इसे डॉक्टर बनाएंगे, हम तो इसे इंजीनियर बनाएंगे। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा गलत है। तो छोटी उम्र में हमें ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बालक को क्रिएटिविटी बनाने का पूरा मौका दें। देखिए आज के टाइम में बच्चे जो हैं मोस्टली वो बहुत सारी चीज़ें करने लग गए हैं, नई नई क्रिएटिविटी करने लग गए हैं, तो उन्हें इस चीज़ का भी मौका मिलना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।